नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानून को जाने। दोस्तों, मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आप लोगों के सामने एग्रीमेंट के संबंध में जानकारी दी थी और आज का जो मेरा टॉपिक है वो संविदा पर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर 1872 में, और इसमें कुल मिला जुला करके 266 सेक्शंस हैं और इन्हें हम 5 प्रोविजों में बांट सकते हैं, जिसमें सेक्शन 1 to 75 में जनरल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संबंध में बताया गया है और दूसरा प्रोविजो है सेक्शन 76 to 123 जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बताता है, और सेक्शन 124 से 181 ये थर्ड प्रोविजो हम कह सकते हैं, जिसमें बेलमेंट और प्लेज के संबंध में बताया गया है। फोर्थ प्रोविजो है सेक्शन 182 टू 238 जिसमें प्लेज के संबंध में बताया गया है, और फिफ्थ प्रोविजो हम कहते हैं सेक्शन 239 टू 266 जिसमें पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1930 में जो सेकेंड प्रोविजो है हमारा, जिसको हम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं, तो ये जो है लेजिस्लेशन के द्वारा एक अलग एक्ट बना दिया गया, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और उसी तरह से जो पार्टनरशिप है या फिफ्थ प्रोविजो जो हम कहेंगे इसमें, जिसमें सेक्शन 239 टू 266 ये पार्टनरशिप को भी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक अलग एक्ट बना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है और इसमें बहुत सारी जो कानूनी बातें हैं, बहुत सारे एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और व्यवहारिकता में दिए गए हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, फिर उसी तरह से द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वहीं जो सेकेंड प्रोविजो हमने बताया था कि 1930 में द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी लॉ, रेलवे लॉ, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये सारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में हम जानने से पहले हमको एग्रीमेंट को जानना होगा, और मैंने अपने पूर्व वीडियो में एग्रीमेंट के संबंध में बताया है, जिसमें से एक प्रपोजर होता है कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है, वो प्रस्ताव देता है। अगर किसी को खरीदना होता है तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है प्रपोजल का, तो उसी समय वो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में ये बात आती है
कि चलिए ये प्रॉपर्टी हम आपको 2 रुपये में दे रहा हूँ, तो वो एक कंसिडरेशन अमाउंट जब तय होता है दोनों पक्षों के बीच में, तो एग्रीमेंट का रूप लेता है। और वो एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल हो जाता है कानून के द्वारा, तो वो जो है सो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H स्पष्ट करता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसको समझने के लिए वो जो मैंने आपको बताया कि प्रपोजल या ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देन वो प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस जो है सो कंसिडरेशन में जैसे ही बदलता है वो एग्रीमेंट में बदल जाता है। और एग्रीमेंट कानून के द्वारा जब उसको फोर्सफुली जब लागू किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं कि वो रिटर्न होता है, वर्बल होता है, उसके अलावे पार्ट रिटर्न पार्ट वर्बल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पीरियोडिकल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन ये सब बातें जब अंग्रेजों का शासन आया, ये पूर्णतः ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कानून है। और 1872 से पहले ये कहीं पर भी कोई तरह का कानून इसके लिए नहीं था। लेकिन जब 1833 में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो रहा था, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी लाया गया। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब लाया गया तो उसका भी प्रोविजंस बना, सेक्शंस बने, जिसमें टोटल 266 सेक्शंस आए। और 266 सेक्शन को 5 भागों में हम बांट करके देखते हैं तो 1 से 75 ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, 76 से 123 सेकंड प्रोविजो वो जो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताता है। तो इस तरह से 266 सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाए गए। और चूंकि ये कंप्लीट लॉ नहीं है, इसमें अन्य लॉ का भी इफेक्ट है, इसलिए जब कभी विवाद होता है या 1872 से पूर्व, माने अंग्रेजों के आने से पूर्व जो था या अंग्रेज के आने के बाद जो हुआ, उसमें था कि अंग्रेज के विधि के द्वारा वो गाइड होता था कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसके पहले स्व विवेक से गाइड होता था। और स्व विवेक के अतिरिक्त अगर कोई पक्षकार हिंदू होता था तो वो हिंदू विधि के अनुसार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि से वो गाइड होता था। वहीं अगर यदि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम है तो जो सेकेंड पक्ष होता था उसके अनुसार से वो गाइड होता था। तो कुल मिला जुला करके ये जो है कहीं से भी लीगलाइज नहीं था और इसमें कानूनी अड़चन बहुत सारे थे। तो इन्हीं को दूर करने के लिए जो है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया। और ये सारे बातें जो हैं सेक्शन 10 में बताया गया है कि एक कंसिडरेशन अमाउंट होना चाहिए, एक जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें 18 इयर्स एंड एबव होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई जुआ खेलने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो मायने नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉफुल, वो विधिपूर्ण उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंट पार्टीज जो हम एज के संबंध में बताए वो होना चाहिए, फ्री विल से करना चाहिए, फ्री मेंटल हेल्थ यानी कि जो स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और
एक कंसिडरेशन अमाउंट मस्ट है जो होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है और प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं एग्रीमेंट करने के लिए, वो सारे प्रोविजंस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बिना एग्रीमेंट का संभव नहीं होता है, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ऐसे तो लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारा अंतर है। और आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के विषय में समझ गए होंगे। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर के आपके पास आता रहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करें और इसी तरह कानून को जानते रहें। धन्यवाद।